जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, अग्निवीर योजना भारतीय सेना पर थोपी गई स्कीम है। जी हां दोस्तों, जो अग्निवीर स्कीम है वो आप पर थोपी गई है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, एक अधिकारी ने एक खुलासा किया है कि भारत सरकार ने अग्निवीर स्कीम जवानों पर थोप रखी है, जिसका नुकसान जवानों को हो रहा है। जो भर्ती हो रखे हैं, जो आगे भर्ती हो रहे हैं उनको भी नुकसान होगा, और जिनकी पहले से भर्ती हुई है उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि इनका फ्यूचर नहीं है अग्निवीर स्कीम में। और दोस्तों, ये खुलासा हुआ कैसे? पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एन. नरवाने ने अपनी किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में यह खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, और यह किताब इनकी पब्लिक भी हुई है। उसी में इन ऑफिसर ने खुलासा किया है कि जो अग्निवीर स्कीम है वो एक थोपी गई स्कीम है, इसमें जवानों का कोई फ्यूचर नहीं है, जबरदस्ती सौंपी गई योजना है। अब भारत सरकार को देखना है कि वो इस स्कीम पर क्या काम करती है, जिससे नुकसान ना हो अग्निवीरों को। कुछ स्कीम में बदलाव किया जाए या फिर पूरी तरीके से इस स्कीम को बंद कर दिया जाए। जो तमाम संगठन है, जवान है, उनका यही कहना है कि यह स्कीम बंद कर देनी चाहिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 28 साल 30 साल के सूबेदारों को एमएससीपी नहीं, सिपाही से प्रमोशन पाकर इन रैंकों में पहुंचे हैं। जी हां दोस्तों, जो 28 साल या फिर 30 साल सूबेदार रहते हैं उनको एमएससीपी का यहां पे फायदा नहीं मिलता। जो एमएससीपी का फायदा है वो लास्ट मिलता है नायब सूबेदार तक। जो सिपाही हैं, जो नायक हैं, उनको दोस्तों फायदा मिलता है हवलदार की एमएससीपी का। लेकिन जो हवलदार 24 साल से ऊपर होते हैं वो नायब सूबेदार की एमएससीपी ले पाते हैं, लास्ट नायब सूबेदार की एमएससीपी तक। लेकिन जो 28 साल के सूबेदार हैं, 30 साल के सूबेदार हैं, उनको एमएससीपी नहीं मिलती। अब कई सूबेदारों को कहना है कि हमने एक ही रैंक में 8 साल गुजार दिए, सूबेदार रैंक में गुजार दिए। दोस्तों, सबसे पहले देखा जाता है डेट ऑफ प्रमोशन, कब आपकी किस रैंक में ज्वाइनिंग हुई, कब कब आप प्रमोशन पाते गए अगले रैंक में। लेकिन दोस्तों, 28 साल या फिर 30 साल के जो सूबेदार हैं उनको एमएससीपी नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों, सिपाही से प्रमोशन पाकर इन रैंकों में पहुंचे हैं, यानी सिपाही से ये भर्ती हुए, धीरे धीरे ये प्रमोट होते गए नायक में, हवलदार में, फिर नायब सूबेदार में। फिर दोस्तों लास्ट कलर सर्विस करके ये बाहर आ गए। लेकिन इनके लिए एमएससीपी नहीं है। अगर ये चाह रहे हैं कि हमें सूबेदार मेजर की एमएससीपी मिल जाए या फिर उससे आगे की एमएससीपी मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। फिर दोस्तों, सूबेदारों का कहना है कि जिनको ऑनरी मिल रखी है, जिन्हें ऑनरी ग्रांट हुई है, तो क्या उन्हें सूबेदार मेजर की पेंशन मिलेगी, एक अगले रैंक की? दोस्तों, भारत सरकार ने इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। यानी जिन सूबेदारों को ऑनरी मिल रखी है उनको ऑनरी सूबेदार मेजर की पेंशन दी जाए, इस पर अभी कोई निर्णय नहीं है। मिलनी चाहिए, ऑनरी रैंक का फायदा मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट यहां पे नहीं दे रही है। दोस्तों, इसी पर हम आवाज उठा रहे हैं कि जितने भी ऑनरी रैंक है उनको फायदा दिया जाए, रेगुलराइज पेंशन दी जाए अगले रैंक की, ताकि ऑनरी रैंक का बेनिफिट मिल पाए। चलते हैं अगली जानकारी तरफ। इक्वल एमएसपी की सुनवाई 10 जुलाई 2024 को, कितने बजे? 3:30 बजे। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जो पिछली सुनवाई थी उसमें एक भी शब्द सुनने को नहीं मिला था, क्योंकि वो सुनवाई थी नहीं, सुनवाई कुछ हुई नहीं थी। जैसा आपको पता है जो पुराने जज थे उनका भी कहीं ट्रांसफर हुआ है। अब दोस्तों, जो अगली सुनवाई है वो है 10 जुलाई को 3:30 बजे। जज साहब वी कामेश्वर राव जी का ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये रिलीव नहीं हुए थे, लेकिन अब हो सकता है कि ये रिलीव हो जाए और एक नई बेंच बैठे और फिर से इक्वल एमएसपी पर सुनवाई हो। और दोस्तों, फिर नई बेंच बैठती है, फिर से सुनवाई होती है, तो फाइनल निर्णय अभी नहीं आएगा। फिर से आपको तारीखें मिलेंगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोस्तों, जो ये टाइम लिया गया है 3:30 बजे का, दोस्तों ये एक डेड टाइम है। इसमें लगता ही नहीं कि कोई सुनवाई होगी, हमेशा यही टाइम मिलता है। और अब नई बेंच भी बैठने वाली है, नई सुनवाई होगी इक्वल एमएसपी पर, फिर से सारे सबूत, अपील, दलीलें सब कुछ रखी जाएंगी। तो दोस्तों, फिर से यहाँ पे एक तारीख देखने को मिल सकती है।
उम्मीद है कि कुछ बहस हो, कुछ सुनवाई देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले जितने भी तारीखें मिली हैं उसमें कोई सुनवाई देखने को नहीं मिली है। कभी जज साहब अवेलेबल नहीं है, तो कभी निदेश गुप्ता जी अवेलेबल नहीं है, वकील साहब अवेलेबल नहीं है, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 10 जुलाई को कोई सुनवाई हो, कुछ सुनने को मिले। अगर नहीं होता ऐसे तो फिर से एक और तारीख मिलेगी, लेकिन फाइनल जजमेंट अभी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एंट्री लेवल पे का एरियर किन रैंकों को मिलता है, या फिर किन सर्विसेज को लागू है, कौन कौन सी सर्विसेज को लागू है। दोस्तों एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा आर्मी के पेंशनर्स को, नेवी के पेंशनर्स को, एयरफोर्स के पेंशनर्स को और डीएससी के पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, ऑल सर्विसेज, जिसकी भी ऑल सर्विसेज है, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स को या फिर डीएससी के हो, उनको एंट्री लेवल पे का एरियर मिलेगा। अब दोस्तों इसमें ट्रेड कौन कौन सी हैं, जैसे हवलदार, डायरेक्ट एंट्री हवलदार, नैब सूबेदार, आर्टिफिशियर, इसी के इक्विवेलेंट नेवी में और एयरफोर्स में जैसे सार्जेंट या फिर सिपाही। इन रैंकों के लिए दोस्तों एंट्री लेवल पे का एरियर है, यानी 1/1/2006 को आप इन रैंकों में शामिल होने चाहिए। जिस रैंक में आप भर्ती हुए हो, भले ही आप 2006 के बाद कभी भी रिटायर हुए हो। तो डीएससी के पेंशनर्स को भी दोस्तों एंट्री लेवल पे का एरियर लागू है। मैं आपको एक सर्कुलर दिखा रहा हूं, उस सर्कुलर के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श के पेंशनर्स आईटीआर ध्यान से भरें। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर्स का टैक्स कट रहा है उनको फॉर्म 16 भी धीरे धीरे मिल जाएगा स्पर्श के थ्रू। तो दोस्तों जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो बिल्कुल ध्यान से आईटीआर भरें, यानी पूरे साल की आपको उसमें पेंशन लेनी है, एरियर भी इंक्लूड करना है, सब कुछ टोटल आपको ग्रॉस पेंशन दिखानी है आईटीआर में, जो आपके फॉर्म 16 में भी होगी। अब दोस्तों कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 23-24 के, यानी अप्रैल 2023 के बाद उनका माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे। तो दोस्तों जिनका माइग्रेशन बीच में हो गया, तो दोस्तों उनके फॉर्म 16 में टोटल पेंशन नहीं शो होगी, यानी पहले वो बैंक से पेंशन लेते थे, सीपीपीसी से पेंशन लेते थे, तो उस पीरियड की जो पेंशन है वो फिर बैंक सीपीपीसी देगा। वहां से दोस्तों आपको अपनी पेंशन उठानी पड़ेगी आधे पीरियड की, और जब से आपका स्पर्श से माइग्रेशन हो गया तो उसके बाद की पेंशन फिर आपको स्पर्श से उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों फॉर्म 16 में आपका टोटल जो अमाउंट है पूरे साल का वो कई बार मैच नहीं हो पाएगा जिनका बीच में माइग्रेशन हो गया। जैसे दोस्तों जिनका 2 या फिर 3 या फिर 4th क्वार्टर में स्पर्श पर माइग्रेशन हो गया, जैसा आपको पता है पूरे साल के 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, दूसरा जुलाई से सितंबर तक, तीसरा अक्टूबर से दिसंबर तक, चौथा जनवरी से मार्च तक। तो दोस्तों जिनका माइग्रेशन स्पर्श पे हुआ जून के बाद, यानी जुलाई से सितंबर के बीच में हो गया, या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो गया, या फिर जनवरी या फिर मार्च में हो गया, तो दोस्तों उससे पहले वो बैंक से पेंशन लेते थे। मान लेते हैं अप्रैल से जून के पीरियड में वो बैंक से या फिर सीपीपीसी से पेंशन लेते थे, तो दोस्तों वो जो पेंशन है वो बैंक या फिर सीपीपीसी से पता लगाएंगे, या फिर अपनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्म 16 में दिखेगी नहीं, क्योंकि फॉर्म 16 यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है स्पर्श। तो स्पर्श वही आपको अमाउंट देगा जो स्पर्श के थ्रू पेंशन भेजी गई, जो स्पर्श ने बनाई है पेंशन। जैसे अप्रैल से जून में आपने बैंक से पेंशन ली, तो दोस्तों ये यहाँ पे बैंक सीपीपीसी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आपका माइग्रेशन हो गया जुलाई में स्पर्श में, तो जुलाई के बाद से मार्च तक फॉर्म 16 में आपको अपनी टोटल पेंशन दिखेगी जो स्पर्श ने आपको दी, यानी जब से आपका माइग्रेशन हुआ जुलाई से लेके मार्च तक। तो दोस्तों एक बार आप अमाउंट चेक कर लेंगे, टोटल अमाउंट जो फॉर्म 16 में आपका शो होगा, तो दोस्तों उसमें आप अपनी पुरानी पेंशन भी जोड़ देंगे, यानी जो आप पहले बैंक से सीपीपीसी से पेंशन लेते थे। आपको बस पूरा ईयर याद रखना है 23-24 का। इस 23-24 में ही आपको याद रखना है कि पहले आप बैंक से पेंशन कब लेते थे, फिर आपका स्पर्श से माइग्रेशन कब हुआ। तो जो बैंक से पेंशन लेते थे वो पेंशन भी आपको जोड़नी है, और उसके बाद जब आपका स्पर्श से माइग्रेशन हो गया उसके जो बाद से आप पेंशन लिए स्पर्श से, वो भी आपको ध्यान में रखना है। उसके तहत फिर आपको आईटीआर फाइल करनी है। स्पर्श पे जो फॉर्म 16 आपको मिलेगा उसमें जो टोटल अमाउंट लिखा होगा सबसे ऊपर, वो वही होगा जो स्पर्श आपको पेंशन दे रहा है जब से, उसी का वो अमाउंट होगा। जो बैंक ने पे किया वो वहां पे शो नहीं होगा, तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है।
तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझी होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।